गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के लिए बेसिक क्लास 8 to 12 के लिए जो संख्या पद्धति है, आज हम उसके बारे में बताएंगे कि संख्या पद्धति यानी संख्या की पद्धति को कैसे दर्शाया गया है, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिसमें आप लोगों को सबसे पहले एक प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। यानी प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे में 1 2 3 4, आप 2000 3000 999 आदि सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यानी जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... यानी पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 यानी अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या उनमें से कौन सी है। अगर हमने लिख दिया कि 0 1 2 3, इनमें पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 0 एक पूर्ण संख्या है, बाकी 1 2 3 यह प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो धन तथा ऋण में आती है, यानी व्यक्त किया जाता है। जैसे +1 एक धन पूर्णांक संख्या है, +2 एक धन पूर्णांक संख्या है। अगर इसके हम जगह -1 लिखें तो इसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं, -3 इसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो धन तथा ऋण में व्यक्त की जाती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक धन पूर्णांक संख्या, एक ऋण पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या जो धन में आए उसे धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो ऋण में आए उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद आते हैं सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर वह पूरी विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 को 2 से भाग दिया जाए तो यह पूरी विभाजित हो जाएगी। 4 को 2 से भाग दिया जाए तो 2 से विभाजित हो जाएगी, यह एक सम संख्या। 2 4 6 8 10 12 ... ये सब संख्याएं सम संख्या होती हैं। उसके बाद आते हैं विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 आदि संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा, देखिए 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की कुल कितनी विषम तथा सम संख्या होती है। आपने देखा होगा 1 से 100 तक की गिनती लिखी जाती है, उसमें से आपको छांटना होता है कि कितनी विषम संख्या है, कितनी सम संख्या है। तो आप सीधा आप 1 से 100 तक की गिनती में आप उसको 2 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह विषम है या सम। 2 से अगर 100 में हम 2 से भाग देते हैं तो आपका निकल के आता है 50। तो इसका मतलब यह हो गया कि 50 विषम संख्या है तथा 50 सम संख्या होती है। एक बार फिर से 1 से 100 तक की कुल कितनी संख्या में
विषम तथा सम संख्या होती है तो 100 में 2 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कुल 50 विषम संख्या तथा 50 सम संख्या होती है। यदि 1 से 50 तक की संख्या में कुल कितने विषम तथा सम संख्या होती है। 1 से 50 तक की संख्या में कुल कितने विषम तथा सम संख्या होती है। तो आपका जवाब सीधा 50 में आप 2 से भाग देंगे तो 25 यानी 25 आएगा, जिसमें से आप 25 आपका विषम हो गया, विषम संख्या, और 25 सम संख्या होगी। ऐसे आप पता करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली संख्या आपकी आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे, अदर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे तथा खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। यह एक ऐसी संख्या है जिसको 1 से काटा जाएगा तथा इसकी संख्या खुद से काटा जाएगा, यानी 2 से ही काटा जाएगा तभी कटेगा, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 भी एक अभाज्य संख्या है जिसको 1 से काटा जाएगा तथा खुद 5 से काटा जाएगा, तब ये अभाज्य संख्या बनती है। 7, 11, 13, 17, 19 डाट डाट आदि ऐसी संख्याएं। यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे तथा खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या उसके बाद आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे तथा खुद से कटे, इसके बाद किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे, खुद से कटे तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब भाज्य संख्याएं हैं जो 1 से कट रही है, खुद से कट रही है तथा किसी अन्य संख्या 2 से भी काटेंगे, 4 से भी कट रही है, 2 से काट रहे हैं, 3 से कट रही है, 1 से कट रही है, 6 से कट रही है। जैसे में आप अगर 6 लेते हैं, 1 से तो कट रही है, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और खुद 6 से कटेगी। तो 6 यानी भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे तथा खुद से कटे, उसके बाद किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या को देखें, उनमें से आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। यदि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
यदि हम इसको 1 से 10 के बीच में देखा जाए तो कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या खुद एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अभाज्य संख्या 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 यानी 1 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 4 अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार अगर यदि हम आपसे पूछ दें 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 20 तक तो 4 इसमें हो गए, तो अगली कड़ी में भी 4 होंगे, तो 1 से 20 तक कुल 8 अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से कुल मिला के 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या। अब यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसी के बाद यदि हम आपसे पूछें कि भाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में कुल कितनी होती हैं, भाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में कुल कितनी होती हैं, तो आपने अभी निकाल दिया कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। आपके पास बचेंगे टोटल 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आपके पास कुल संख्याएं बचेंगी, क्योंकि 1 को अभाज्य न भाज्य संख्या मानी जाती है। जो उसके बाद बचता है भाज्य अभाज्य संख्या, हमने 25 अगर इसमें से निकाल दिया तो अभाज्य यानी अभाज्य संख्या 25 निकालने के बाद टोटल आपके पास 74 भाज्य संख्या बचेगी। फिर से सुन लीजिए, 1 से 100 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 होती है। 25 को हमने निकाल दिया तो आपके पास 75 बचेंगी। 75 में से एक ऐसी संख्या है जिसको अभाज्य और भाज्य की गिनती में नहीं रखा गया है, इसलिए 1 को निकाल दिया जाए तो टोटल 74 भाज्य संख्या प्राप्त। इसके बाद आपने अभाज्य भाज्य संख्या देखी। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम भिन्न के रूप में दर्शाते हैं, यानी p/q के रूप में, लेकिन शर्त q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब q 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यदि यह 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या में आप भाग देंगे तो वह अनंत हो जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि q 0 यहाँ पे अगर हो जाएगा, q से किसी भी संख्या में भाग देंगे यानी 0 से, तो वह संख्या अनंत हो जाएगी, जो कि अनंत एक परिमेय संख्या नहीं होती है, अनंत एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या में अगर हम बताएं तो 1, 2, 3, 1/2, 4/5, 6/5 ... एक आपको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर संख्या के नीचे हर के रूप में 1 होता है। इसी तरह से यदि हम 1 लगा देंगे तो यह परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा। आप अगर 0.25 को, यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के अगर यदि आप भिन्न में बदलेंगे तो यह परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगी। जैसे 25 बटा हम इसको 100 लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से यह परिमेय संख्या, अगर हमने इसको लिखा √4, √4 यानी कर्ण में 4 है तो यह एक पूर्ण स्क्वायर के रूप में आता है, यानी 4 2 का वर्ग है, कर्ण से बाहर निकलेगा तो 2 प्राप्त होगा, 2 एक परिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपने देखा परिमेय संख्या क्या होती है कि p/q के रूप में लिखने पर वह एक परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन शर्त यह होगा कि q = 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वह अनंत हो जाएगी, और अनंत होने पर वह परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, वह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इससे आपसे ज्ञात होता है कि परिमेय संख्या वह है जो 1, 2, 3, 1/2, 4/5, 0.25
और इस तरह से 22/7 और 3.14 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 और 3.14 यह पाई का मान है। 22/7 3.14 यह पाई का मान है। 22/7 और 3.14 को हम तो परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन पाई को परिमेय संख्या नहीं कहा गया है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे आते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। अब अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो भिन्न के रूप में न होने पूर्ण स्क्वायर के रूप में न प्राप्त हो। जैसे √3 यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कड़ी में अगर 9 रखते हैं तो यह एक पूर्ण स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान 3 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए √9 अपरिमेय संख्या नहीं है। इसकी जगह अगर कड़ी में 7 होता तो यह एक अपरिमेय संख्या होती है। कड़ी में 11, कड़ी में 13 आदि संख्याएं यह अपरिमेय संख्या होती हैं। आप सीधे सीधे देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो करणी में प्राप्त होता है, या किसी भी संख्या के पावर 1/2 हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। बस, थैंक यू।